हेलो दोस्तों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम सुनकर आप सोचेंगे इसे नेट पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। परंतु इस पाठ से संबंधित कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब देते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग नहीं होते, तो इन कोशिकाओं को जीवित कहना चाहिए या मृत। तो इस प्रश्न व ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के जवाब समझने के लिए पाठ शुरू करते हैं। कोशिका की संरचना व कार्य। कोशिका को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी और इसी सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा। परंतु कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। कोशिका सिद्धांत श्लाइडन व श्वान ने दिया। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक व जिसमें होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में और भी झिल्ली युक्त अंग होते हैं, जैसे ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि। सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग नहीं होते, तो क्या इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहना चाहिए? इसका उत्तर है, इनकी उत्पत्ति यूकैरियोटिक जीव में होती है और प्रारंभिक अवस्था में इनमें सभी कोशिकांग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं, परंतु परिपक्वता पर वे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक ही कहा जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, पादप कोशिका व जंतु कोशिका। इनमें मुख्यतः चार अंतर होते हैं। पादप कोशिका में सेल वॉल, प्लास्टिड व एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। परंतु सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में सहायक है। तो पादप व जंतु कोशिका में अंतर के आधार पर कौन सी कोशिका को एडवांस मानेंगे, पादप कोशिका या जंतु कोशिका? चूंकि विभाजन में सहायक की उपस्थिति एक एडवांस कैरेक्टर है, अतः जंतु कोशिका एडवांस है और पादप कोशिका प्रिमिटिव। अब प्रश्न, क्या सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का ही दूसरा नाम है, हाँ या नहीं? सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बना है जो एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल 9 ट्यूब्यूलिन फाइब्रिल से बने होते हैं जो साइकिल के पहियों में लगे ताड़ियों के समान व्यवस्थित रहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन में सहायक है। कैंसर कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग की संख्या में असामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है, लाइसोसोम, रफ ईआर, स्मूथ ईआर या सेंट्रोसोम? कैंसर कोशिकाओं में जल्दी विभाजन होते हैं, इसीलिए उनमें सेंट्रोसोम की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। यहाँ एक प्रारूपी पादप कोशिका का चित्र दिया गया है, जिसमें सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है, जो एक छिद्रित, दृढ़, निर्जीव व पूर्ण पारगम्य परत है। नई कोशिका में कुछ समय तक इसमें ग्रोथ होती है, जो परिपक्वता पर दृढ़ व निर्जीव हो जाती है। इसके अंदर लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी संरचना से संबंधित लिक्विड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया। इसके अनुसार यह लिपिड व प्रोटीन की बनी है, जिसमें लिपिड दो परतों में व्यवस्थित होता है। लिपिड के हाइड्रोकार्बन की बनी हाइड्रोफोबिक टेल भीतर की ओर तथा पोलर हेड बाहर की ओर होता है। प्रोटीन अणु लिपिड की परत में दो तरह से व्यवस्थित रहते हैं। लिपिड की परत की परिधि पर लगे प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड परत में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे प्रोटीन अणु को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये पदार्थों के आवागमन में सहायक है। कोशिकाएं मध्य पटलिका द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं तथा प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। हमने कोशिका भित्ति को इतनी बार निर्जीव कहा, तो यदि कोशिका भित्ति को निर्जीव कहते हैं तो क्या कोशिका झिल्ली को जीवित कहना चाहिए?
हाँ या नहीं? निर्जीव उसे कहते हैं जो पहले जीवित था। कोशिका भित्ति में नवीन अवस्था में वृद्धि होती है, परंतु परिपक्वता पर वह दृढ़ हो जाती है। उसमें गति, जनन जैसी कोई गतिविधि नहीं होती, इसीलिए इसे मृत कहते हैं। पर क्योंकि सजीवता की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जैसे जंतु कोशिका जिसमें भित्ति अनुपस्थित है, परंतु गति, जनन जैसे सभी क्रियाएं होती हैं, अतः पूरी कोशिका जीवित होगी। कोशिका के अलग अलग भागों को जीवित या मृत नहीं कहा जा सकता, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। एक और प्रश्न, पादप कोशिका को सांद्र विलयन में रखने पर कोशिका भित्ति व झिल्ली के मध्य क्या होगा? सांद्र विलयन प्लस प्रोटोप्लाज्म, बी सांद्र विलयन, सी सांद्र विलयन प्लस जल, डी जल, ई कोशिका भित्ति झिल्ली से चिपकी रहेगी और सिकुड़ेगी। क्योंकि कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य व दृढ़ है, अतः सांद्र विलयन के अणु कोशिका भित्ति में जाएंगे और भित्ति के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य है, अतः सांद्रता में अंतर के कारण कोशिका झिल्ली से केवल जल के अणु बाहर आएंगे, जिसके कारण वह सिकुड़ेगी। झिल्ली व भित्ति के मध्य सांद्र विलयन प्लस जल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड को वैज्ञानिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं। उनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया व प्लास्टिड ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होंगे और सहजीवन के कारण कोशिका में समा गए होंगे। क्योंकि इनमें डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए व 70S राइबोसोम मिलता है, अतः उनका अनुमान काफ़ी हद तक सही लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन का कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी संरचना चित्र में दी गई है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। प्लास्टिड ये पिगमेंट के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल व कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, इसमें कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल होते हैं जो पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं और खाद्य पदार्थों को स्टोर करते हैं, जैसे आलू में स्टार्च को, सरसों में तेल बूंद आदि। इसकी संरचना भी चित्र में दी गई है। अब आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल बनाती है। जिस ईआर पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसकी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिसके कारण उसे रफ ईआर कहते हैं, तथा जिसमें लिपिड का संश्लेषण होता है, उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण उन्हें स्मूथ ईआर कहते हैं। ये पूरा सिस्टम एक श्रृंखला में काम करता है। सबसे पहले राइबोसोम प्रोटीन की श्रृंखला बनाता है। यह प्रोटीन ईआर की अवकाशिका में जाते हैं। यहाँ से यह प्रोटीन व लिपिड वेसाइकल के रूप में निकल जाते हैं। ये वेसाइकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के शीर्ष भाग द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा यहाँ इनमें क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं तथा वेसाइकल के रूप में ट्रांस भाग से त्याग दिए जाते हैं। और जहाँ झिल्ली के बाहर या अंदर इनकी आवश्यकता होती है, ये वेसाइकल पहुंचा दी जाती है। इसी कारण गोल्जी को कोशिका का पोस्टमास्टर या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। गोल्जिकाए से निकली कई वेसाइकल लाइसोसोम के रूप में कार्य करती है। ये लाइसोसोम खाद्य राजधानी से जुड़कर भोजन का पाचन करते हैं। पचित भोजन प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर या सेंट्रल वैक्यूल में छोड़ दिया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल से उत्सर्जी पदार्थ कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या रफ ईआर व स्मूथ ईआर दो अलग अलग कोशिकांग हैं? रफ ईआर व स्मूथ ईआर एक ही कोशिकांग के दो भाग हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पर अलग अलग कार्य करते हैं। पैनक्रियाज की कोशिकाओं में कौन सी ईआर की संख्या अधिक होगी, स्मूथ ईआर या रफ ईआर? इसमें मुख्यतः पाचक एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण होता है जो प्रोटीन के बने होते हैं, अतः रफ ईआर की संख्या अधिक होगी। अब आता है न्यूक्लियस, जो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। इसमें क्रोमेटिन व न्यूक्लियोलस होता है।
न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का स्थान है। क्रोमैटिन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों की वंशागति होती है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन्हें मृत कहना चाहिए या जीवित? रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिकांग नहीं होते और इनमें विभाजन भी नहीं होता, परंतु फिर भी इनमें श्वसन होता है और एनर्जी निकलती है, इसीलिए इन्हें जीवित कहना चाहिए। आपके मूल ज्ञान में सुधार के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आशा है आपकी मदद हुई होगी। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए देखते रहिए सिंपल साइंस ट्यूशन।